दोस्तों आपके सामने ये क्लास 10 का सीबीएसई का टर्म 2 का ये सैम्पल पेपर है सोशल साइंस का जो आपके सामने है। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि हमारा सैम्पल पेपर किस तरह से है और किस तरह से हमारा जो है टर्म 2 एग्ज़ाम में हमारा पेपर आएगा। तो दोस्तों इस तरह का आपका पेपर रहेगा। अब मैं पहले आपको स्क्रॉल करके दिखा दूँ पेपर को, थोड़ा छोटा भी कर देता हूँ। इस तरह का आपका पेपर होगा, इंस्ट्रक्शंस लिखा होगा। ठीक है दोस्तों, उसको भी खूब अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो ये आपके क्वेश्चंस हैं। ठीक है, पहले मैं आपको ऐसे दिखा दूँ, फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन पढ़ करके उसको हिंदी में भी समझाऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन का मतलब क्या है। ठीक है, क्या पूछा गया है। पहले आप पूरा पेपर देख लें। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। देखिए दोस्तों, तो ये आपका पेपर था। एक बार छोटा भी कर दूँ, ये देखिए इस तरह का आपका पेपर होगा। देखिए, और दोस्तों कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। अब दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं पेपर को पढ़ करके आपको समझाने की। तो दोस्तों इसका जो टाइमिंग होगा वो 2 घंटे का होगा, और जो इसका मैक्सिमम मार्क्स होगा वो 40 नंबर का होगा। और दोस्तों जनरल इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ है नंबर 1, दिस क्वेश्चन पेपर इज़ डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शंस, सेक्शन A, B, C, D एंड E। इससे पहले दोस्तों जो हमारा जो पार्ट डिवाइड होता था क्वेश्चन पेपर का वो ABC में होता था। ठीक है, 3 पार्ट में होता था, लेकिन दोस्तों ये 5 पार्ट में है डिवाइड। ठीक है दोस्तों, तो सेक्शन A है, सेक्शन B है, सेक्शन C है, D है और E है। ठीक है, ये जो हमारा क्वेश्चन पेपर है ये 5 पार्ट में डिवाइड है। उसके बाद दोस्तों नंबर 2 पे लिखा हुआ है ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सारे प्रश्न करने अनिवार्य हैं। ठीक है, नंबर 3 लिखा है सेक्शन A, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 आर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच। आंसर टू ईच क्वेश्चन शुड नॉट एक्सीड 40 वर्ड्स। दोस्तों जो सेक्शन ए है वो क्वेश्चन 1 से लेकर के क्वेश्चन 5 तक है, और ये शार्ट जो है, ये इसका आंसर जो होगा वो शार्ट में आपको लिखना होगा, और हर क्वेश्चन जो है 2 नंबर का होगा, यानी 5 आपको करना होगा। 2 बचे 10 नंबर का जो है आपका सेक्शन ए होगा। और दोस्तों जो हमारी आंसर की जो आंसर जो हमें लिखना है वो 40 शब्दों के भीतर, यानी 40 वर्ड्स के अंदर अंदर हमारा ये एक क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं सेक्शन बी में। क्वेश्चन नंबर 6 to 8 are short answer type questions carrying 3 marks. Each answer to each question should not exceed 80 words. दोस्तों जो क्वेश्चन बी है वो क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक है, और ये भी जो है दोस्तों ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। सेक्शन ए जो हमारा था वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप था, और ये वाला जो है शॉर्ट आंसर टाइप है। ठीक है, यानी उससे थोड़ा सा बड़ा। ठीक, और इसमें जो है आपको 6 to 8 यानी 6, 7, 8 3 क्वेश्चन आपको करना होगा, और हर क्वेश्चन दोस्तों जो है वो 3 नंबर का होगा। ठीक है देखो दोस्तों, तो हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, और जो इसके आंसर होगा वो 80 वर्ड्स के अंदर आपको करना है। ठीक है दोस्तों, यानी 80 शब्दों के अंदर अंदर आपको इन जो है हर प्रश्न का आंसर क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी में आपको देना है। ठीक है दोस्तों, आप चलते हैं सेक्शन सी में। क्वेश्चन नंबर 9 and 10 आर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस कैरिंग 5 मार्क्स ईच। आंसर टू ईच क्वेश्चन शुड नॉट एक्सीड 120 वर्ड्स। दोस्तों जो सेक्शन सी हमारा है वो क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक है, और हर क्वेश्चन यानी 2 क्वेश्चन हमें करना है, 9 और 10। और इसका दोस्तों जो मार्क्स होगा वो एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा, यानी 2 क्वेश्चन आपको करना है, तो 2 बचे 10 नंबर का आपका सेक्शन सी हो गया। और दोस्तों जो हमारा आंसर होगा वो 120 वर्ड्स के अंदर होगा, यानी 120 शब्दों के भीतर भीतर हमारा जो है ये सेक्शन सी का आंसर होना चाहिए हर क्वेश्चन का। ठीक है, अब चलते हैं सेक्शन डी की तरफ। लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 11 and 12 आर केस बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है दोस्तों, 11 और 12 केस बेस्ड क्वेश्चन होगा हमारा। और सेक्शन ई है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 इज मैप बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये मैप के ऊपर है, कैरिंग 3 मार्क्स विथ 2 पार्ट्स। ठीक है दोस्तों, 13.1 फ्रॉम हिस्ट्री 1 मार्क एंड 13.2 फ्रॉम ज्योग्राफी 2 मार्क्स। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो 13 हमारा है ये 3 नंबर का है, जिसमें से इसमें मैप वाला होगा, और जो है दोस्तों जो हिस्ट्री का होगा मैप जो हिस्ट्री का होगा वो 1 नंबर का होगा, और जो ज्योग्राफी का होगा वो 2 नंबर का होगा। 2 1 मिलकर 3 होगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नंबर 7 में। देयर इज नो ओवरऑल चॉइस इन द क्वेश्चन पेपर, हाउएवर एन इंटरनल चॉइस हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन अ फ्यू क्वेश्चंस। ओनली वन ऑफ द चॉइसेस in such questions have to be attempted.
प्रश्न पत्र में कोई समग्र विकल्प नहीं है, हालांकि कुछ प्रश्नों में आंतरिक विकल्प प्रदान किया गया है। ऐसे प्रश्नों में से केवल एक विकल्प का प्रयास करना है। नंबर 9 है दोस्तों, इन एडिशन टू दिस सेपरेट इंस्ट्रक्शंस आर गिवन विद ईच सेक्शन एंड क्वेश्चन वेर एवर नेसेसरी। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब होगा इसके अलावा जहां आवश्यक हो प्रत्येक अनुभाग और प्रश्न के साथ अलग अलग निर्देश दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो हमारा इंस्ट्रक्शंस था जो हमने आपको पढ़ के सुना दिया। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं सेक्शन ए की तरफ। ठीक है, सेक्शन ए जो है दोस्तों वो है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है। ठीक है दोस्तों, और ये जो है 10 नंबर का होगा, आपको 5 क्वेश्चन करना होगा और पांचों क्वेश्चन 2-2 नंबर का होगा। ठीक है, तो 2 पंचे होता है 10, तो 10 नंबर का हमारा जो सेक्शन ये होगा वो 10 नंबर का होगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और दोस्तों हाँ, शुरू में भी ये मैंने बताया था आपको पढ़कर इंस्ट्रक्शन की, जो है हमारा जो यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है कि जो हमारा जो सेक्शन ए का होगा, ये जो इसका आंसर हम लिखेंगे वो 40 वर्ड के अंदर अंदर हमारा एक क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, हाउ डिड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अनफोल्ड इन द सिटीज़ एंड टाउन्स ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब है भारत के शहरों और कस्बों में असहयोग आंदोलन कैसे शुरू हुआ। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर आपको लिखना है। ये तो क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। और दोस्तों इसका आंसर जब आप लिखें तो ध्यान दें, राइटिंग हमारी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, बहुत जल्दबाजी भी नहीं करना, क्योंकि हमारे पास ये जो पेपर करना है ये 2 घंटा करना है, 2 घंटे का टाइम है। ठीक है दोस्तों, रीडिंग टाइम में खूब अच्छे से हम पढ़ लें और उसके बाद अच्छे से आंसर लिखें। और राइटिंग का भी ध्यान दें, जल्दबाजी बहुत ज़्यादा ना करें, ना बहुत ज़्यादा देर करें। ठीक है दोस्तों, ये तो क्वेश्चन नंबर 1 था। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। वाई इज टूरिज्म कंसाइडर्ड एज अ ट्रेड, यानी पर्यटन को, इसको हिंदी में दोस्तों है पर्यटन को व्यापार क्यों माना जाता है। ठीक है, इसका आंसर आपको देना है दोस्तों। तो दोस्तों अभी मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, अभी मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ, क्वेश्चन का मतलब समझा दे रहा हूँ। और अगर आप कहेंगे तो अलग से वीडियो बना करके इसके आंसर की जो है इसका जो है मैं इसकी आंसर की वीडियो बनाऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो ये तो आपके क्वेश्चन था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। डिफरेंटिएट बिटवीन वन पार्टी एंड 2 पार्टी सिस्टम। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब है दोस्तों एक दल और 2 दलीय व्यवस्था में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है दोस्तों, इसका ये मतलब हुआ तीसरे का। और दोस्तों आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों आपके लिए बहुत मेहनत करता हूं और कोशिश करता हूं कि आपको खूब अच्छे से समझा सकूं। अलग बात है कि इस तरह की वीडियो मैं नहीं बना पाता हूं, लेकिन दोस्तों कोशिश पूरी करता हूं। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो दोस्तों खूब लाइक कर दें और शेयर भी दोस्तों खूब कर दें। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। स्टेट द रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका मतलब है दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका का उल्लेख कीजिए। ठीक है, क्या मतलब है, भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका का उल्लेख कीजिए। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर आपको दे देना है। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। रीड द डेटा इन द टेबल गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब है नीचे दी गई तालिका में डेटा पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आपके सामने जो ये बना हुआ है जो है ये टेबल, इस टेबल को खूब अच्छे से आप पढ़ लें जो है। और पढ़ने के बाद जो है अब नीचे लिखा हुआ है दोस्तों कि 5.1 कंपेयर दैट द 2015 to 16 and 2019 to 20 data and give any one reason for the reduction of production of steel in 2019-20। ठीक है दोस्तों, इन 2015-16 और 19-20 के आंकड़ों की तुलना करें और 2019-20 में स्टील के उत्पादन में कमी का कोई एक कारण बताएं। ठीक है दोस्तों, ये था आपका ये क्वेश्चन। ठीक, तो दोस्तों जो मैंने आपको अभी मतलब बताया है वो 5.1 का था। अब चलते हैं 5.2 की तरफ। लिखा है दोस्तों वाइज प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ स्टील कंसाइडर्ड एज एन इंडेक्स ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट। इसका मतलब हुआ दोस्तों स्टील के उत्पादन और खपत को देश के विकास का सूचकांक क्यों माना जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर आपको देना है। ठीक है, तो दोस्तों ये था जो है क्वेश्चन नंबर 5 का, 5.1 और 5.2। अब दोस्तों चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। तो दोस्तों सेक्शन ए मैंने आपको समझा दिया, अब सेक्शन बी की तरफ चलते हैं। दोस्तों जो सेक्शन बी होगा हमारा उसमें जो है 3 क्वेश्चन होगा और एक क्वेश्चन जो होगा वो 3 नंबर का होगा। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन हमें करना है, 3 का आंसर देना है और तीनों जो होगा वो
3 नंबर का होगा, यानी एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, तो 3 3 का 9 नंबर का होगा। ठीक है दोस्तों। और शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन हमारा है सेक्शन बी है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। और दोस्तों ये जो होगा ये जो है 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। और दोस्तों जो हमें ये लिखना है, देखिए ऊपर इंस्ट्रक्शन मैंने आपको बताया था कि ऊपर लिखा हुआ है सेक्शन बी जो हमें करना है, इसका आंसर 80 वर्ड्स के अंदर देना है। ठीक है, यानी हमारा जो बहुत ज़्यादा लंबा आंसर ना हो, शॉर्ट चूँकि ये आंसर है तो हमें क्या करना है, हमें 80 वर्ड्स 80 शब्दों से ज़्यादा इसका आंसर नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। लिखा है दोस्तों, वाई डू मोस्ट ऑफ द रूरल हाउस होल्ड्स स्टिल रिमेन डिपेंडेंट ऑन द इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, एक्सप्लेन। या आर करके लिखा हुआ है, हाउ टू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हेल्प borrowers to overcome the problem of lack of collateral, explain। तो दोस्तों इसका मतलब है अधिकांश ग्रामीण परिवार अभी भी ऋण के अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर क्यों रहते हैं। ठीक है, इसको आपको समझाना है। या फिर जो नीचे वाला और करके था उसका जो मतलब है या स्वयं सहायता समूह ऋण लेने वालों को संपार्श्विक की कमी की समस्या को दूर करने में कैसे मदद करते हैं, इसको समझाना है आपको। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप कुछ चाहे 6 वाला कर लें, चाहे 7 वाला, चाहे 6 वाला ऊपर वाला कर लें, चाहे नीचे वाला कर लें। ठीक है, दो जो आपको आसान लगे उन्हीं को आपको करना है। ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, ट्राइबल पीजेंट्स इंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ महात्मा गांधी एंड द टी ऑफ स्वराज इन अनदर वे एंड पार्टिसिपेटेड इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट डिफरेंटली, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। ठीक है दोस्तों, यानी आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी के संदेश और स्वराज के विचार को दूसरे तरीके से व्याख्यायित किया और असहयोग आंदोलन में अलग तरह से भाग लिया। ठीक है, कथन का औचित्य सिद्ध कीजिए। ठीक है, इसके बारे में आपको इसका आंसर देना है और अच्छे से आंसर देना है, यानी जो आपने पढ़ा है उसको अच्छे से आंसर देना है। और दोस्तों आपको अभी से तैयारी करना स्टार्ट करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था जो मैंने आपको बता दिया, इसको हिंदी में बता दिया। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। लिखा हुआ है, एग्जामिन द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। ठीक है, इसका मतलब है दोस्तों, एक लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक दलों की भूमिका का परीक्षण कीजिए। ठीक है, क्या मतलब है, एक लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक दलों की भूमिका का परीक्षण कीजिए। ठीक है, इसका आंसर आपको देना है दोस्तों, खूब अच्छे से आंसर दीजिएगा, बिल्कुल भी जल्दबाजी ना कीजिएगा। तो दोस्तों ये था सेक्शन बी। ठीक है, अब चलते हैं सेक्शन सी की तरफ, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है दोस्तों, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो हमें दोस्तों करना है उसकी जो आंसर हो वो 120 वर्ड्स के अंदर होना चाहिए उसका आंसर। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं थोड़ा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। और दोस्तों इसमें 2 क्वेश्चन आपको करना होगा और एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा, तो 2 5 10, यानी 10 नंबर का जो है हमारा ये सेक्शन सी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पढ़ लेते हैं। ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, डेमोक्रेसीज एबिलिटी टू जनरेट इट्स ओन सपोर्ट इज itself an outcome that cannot be ignored, support the statement with examples। और करके लिखा हुआ है नीचे, there is an overwhelming support for the idea of democracy in South Asia, support the statement with examples। अब दोस्तों इसका हिंदी भी समझ लेते हैं। इसका मतलब हुआ दोस्तों, लोकतंत्र की स्वयं का समर्थन उत्पन्न करने की क्षमता स्वयं एक परिणाम है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। उदाहरण सहित कथन का समर्थन करें। ठीक है, या नीचे वाला देखिए लिखा हुआ है, उसका भी मतलब आप समझ लीजिए, दक्षिण एशिया में लोकतंत्र के विचार के लिए भारी समर्थन है, उदाहरण सहित कथन का समर्थन करें। ठीक है दोस्तों, तो ये तो आपका क्वेश्चन जो मैंने आपको हिंदी में समझा दिया। अब दोस्तों इनका आंसर आपको देना है, अभी से तैयारी करें, अभी से आप जो है क्वेश्चन बैंक ले लें और अच्छे से तैयारी करें। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, 10 की तरफ। ठीक है, लिखा हुआ है, एग्जामिन द रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन स्टिमुलेटिंग द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, या और करके लिखा हुआ है, एसेस द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडिया एंड इट्स पीपुल। ठीक है दोस्तों, अब इसका मतलब समझ लेते हैं हिंदी में। यानी इसका मतलब है दोस्तों, वैश्वीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका का परीक्षण करें। या नीचे वाला लिखा है, इसका मतलब है भारत और उसके लोगों पर वैश्वीकरण के प्रभाव का आकलन करें।
ठीक है दोस्तों, इन दोनों में से जो आपको आसान लगे उसी में से आपको करना है। ठीक है, तो 9 में भी दोस्तों अथवा करके लिखा हुआ था, आर करके लिखा हुआ है, चाहे ऊपर वाला कर ले चाहे नीचे वाला कर ले। इसी तरह से 10वें में भी चाहे ऊपर वाला कर ले चाहे नीचे वाला कर ले, और करके लिखा हुआ। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये करना है 9वां 10वां। ठीक है, एक एक क्वेश्चन। ठीक है, 9 में एक करना है, 10 में एक करना है। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप आर वाला भी दोनों कर ले, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन सेक्शन नंबर सी था हमारा। अब चलते हैं सेक्शन नंबर डी की तरफ। ये दोस्तों केस बेस्ड क्वेश्चंस है, और इसमें जो है दोस्तों आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, और एक क्वेश्चन जो होगा वो 4 नंबर का होगा। तो 2 क्वेश्चन चूंकि आपको करना है, इसलिए 4 दूनी 8 नंबर का हमारी ये क्वेश्चन होगा। ठीक है दोस्तों, लिखा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, रीड द गिवन टेक्स्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, आपको जो नीचे लिखा हुआ है टेक्स्ट, इसको पढ़ना है, खूब अच्छे से पढ़ लीजिए इसको, उसके बाद आपको आंसर देना है। ठीक है, अब आप दोस्तों इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर मैं पढ़ के बताऊंगा तो वीडियो और ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, बस मैं आपको इसका मतलब बता दूंगा कि इसमें लिखा क्या हुआ। आप दोस्तों इसको रोक रोक करके अच्छे से खूब देख लीजिएगा। ठीक है, बस मैं थोड़ी देर इसको वीडियो को रोक दे रहा हूँ ताकि आप इसको देख लें अच्छे से, खूब अच्छे से देख लें दोस्तों आप। अब दोस्तों मैं इसका हिंदी में मतलब आपको बता दे रहा हूँ। निष्क्रिय प्रतिरोध के बारे में कहा जाता है कि ये कमज़ोरों का हथियार है, लेकिन इस लेख का विषय जो शक्ति है उसका उपयोग केवल मजबूत ही कर सकता है। यह शक्ति निष्क्रिय प्रतिरोध नहीं है, वास्तव में यह गहन गतिविधि की मांग करता है। दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन निष्क्रिय नहीं बल्कि सक्रिय था। सत्याग्रह शारीरिक शक्ति नहीं है। एक सत्याग्रही विरोधी को पीड़ा नहीं देता है, वह अपना विनाश नहीं चाहता है। सत्याग्रह के उपयोग में कोई भी दुर्भावना नहीं है। सत्याग्रह शुद्ध आत्मा शक्ति है, सत्य आत्मा का मूल तत्व है, इसलिए इस शक्ति को सत्याग्रह कहा जाता है। आत्मा को ज्ञान से सूचित किया जाता है, उसमें प्रेम की लौ जलती है। अहिंसा सर्वोच्च धर्म है। यह निश्चित है कि भारत हथियारों के बल पर ब्रिटेन या यूरोप का मुकाबला नहीं कर सकता। अंग्रेज़ युद्ध देवता की पूजा करते हैं और वे सभी जैसे जैसे शस्त्र धारण करने वाले बन सकते हैं। भारत में करोड़ों लोग कभी हथियार नहीं उठा सकते। उन्होंने अहिंसा के धर्म को अपना बना लिया है। ठीक है दोस्तों, और जो दोस्तों ये आपका जो मतलब था हिंदी में, मैंने इसको समझा दिया है खूब अच्छे से। दोस्तों अगर आपको ना समझ में, एक बार फिर से वीडियो को जो है बैक करके आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब दोस्तों चलते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ। नीचे क्वेश्चन लिखा है 11.1, व्हाई डिड गांधी जी कंसिडर नॉन वायलेंस एज सुप्रीम धर्म। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब होगा कि गांधी जी अहिंसा को सर्वोच्च धर्म क्यों मानते थे। ठीक है, इसको आपका आंसर देना है। ठीक है, आपको जो मैंने अभी पढ़ के सुनाया है इसी में से आपको आंसर देना है। ठीक है दोस्तों, तो ये 1 नंबर का ये होगा। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11.2 की तरफ। लिखा है, हाउ वाज गांधीयन सत्याग्रह टेकन बाई द पीपुल हु बिलीव्ड इन हिज फिलॉसफी। इसका मतलब होगा दोस्तों, गांधीवादी सत्याग्रह को उनके दर्शन में विश्वास रखने वाले लोगों ने कैसे लिया। एक बार फिर से बता दूं, गांधीवादी सत्याग्रह को उनके दर्शन में विश्वास रखने वाले लोगों ने कैसे लिया। ठीक है, अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 11.3 में, व्हाई वाज गांधीयन सत्याग्रह कंसाइडर्ड एज अ नोबल वे टू रेसिस्ट इनजस्टिस। इसका मतलब होगा दोस्तों, गांधीवादी सत्याग्रह को अन्याय का विरोध करने का एक नया तरीका क्यों माना गया। ठीक है दोस्तों, ये जो था मैंने आपको पढ़ के सुना दिया। अब आपको खूब अच्छे से इसका जो आंसर होगा उसको देना होगा। ठीक है दोस्तों, तो ऊपर तो दोस्तों 11 को क्वेश्चन नंबर 11 था जो मैंने आपको पढ़ के सुना दिया। ठीक इसी तरह से एक जो है पैराग्राफ एक तरह से और आपके पास आने वाला, एक टेक्स्ट और आने वाला है जो है क्वेश्चन नंबर 12 करके। ठीक है दोस्तों, अब इसको भी पढ़ लेते हैं। रीड द गिवन टेक्स्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। उसी की तरह जैसे आपने 11 में किया था उसी तरह से बिल्कुल इसका 12 में भी है। ठीक है दोस्तों, आपको इसका आंसर देना है, इसको पढ़ना है, नीचे जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर आपको देना है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों आप इसको रोक रोक के पढ़ लीजिएगा, मैं बस इसका हिंदी में आपको समझाने वाला हूँ, हिंदी में समझा रहा हूँ ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो। ठीक है, आप बोर भी ज़्यादा ना हो। अब तो दोस्तों चलिए इसकी हिंदी समझते हैं। तो दोस्तों, जब से मनुष्य पृथ्वी पर आया है उसने संचार के विभिन्न साधनों का उपयोग किया है, लेकिन आधुनिक समय में परिवर्तन की गति तेज हो गई है। संचारक या रिसीवर की भौतिक गति के बिना लंबी दूरी का संचार कहीं अधिक
आसान है। व्यक्तिगत संचार और जनसंचार, जिसमें टेलीविज़न, रेडियो, प्रेस, फिल्म आदि शामिल हैं, देश में संचार के प्रमुख साधन हैं। भारतीय डाक नेटवर्क दुनिया में सबसे बड़ा है। यह पार्सल के साथ साथ व्यक्तिगत लिखित संचार को भी संभालता है। कार्ड और लिफाफों को प्रथम श्रेणी का मेल माना जाता है और इन्हें ज़मीन और हवा दोनों को कवर करने वाले स्टेशनों के बीच एयरलिफ्ट किया जाता है। द्वितीय श्रेणी के मेल में बुक, पैकेट, पंजीकृत समाचार पत्र और पत्रिकाएं शामिल हैं। उन्हें सतही डाक द्वारा ले जाया जाता है, जिसमें भूमि और जल परिवहन शामिल होता है। बड़े शहरों और कस्बों में डाक की त्वरित डिलीवरी की सुविधा के लिए हाल ही में 6 मेल चैनल शुरू किए गए हैं। उन्हें राजधानी चैनल, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, बिजनेस चैनल, बल्क मेल चैनल और आवधिक चैनल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब ये जो इसका हिंदी था उसको हिंदी में मैंने आपको समझा दिया। अब दोस्तों नीचे देखिए लिखा हुआ है, नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ है 12.1। अब दोस्तों चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। एग्जामिन द रोल ऑफ द इंडियन पोस्टल नेटवर्क। ठीक है दोस्तों, इसका जो हिंदी में मतलब होगा वो होगा भारतीय डाक नेटवर्क की भूमिका का परीक्षण कीजिए। ठीक है, आपको इसका आंसर देना है जो 1 नंबर का है। अब दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12.2 में। ठीक है, लिखा हुआ है डिफरेंटिएट बिटवीन मास कम्युनिकेशन एंड पर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, इसका मतलब होगा जनसंचार और व्यक्तिगत संचार के बीच अंतर। ठीक है, इसका आंसर आपको देना है। और उसके बाद 12.3 है एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन फॉर अ नेशन। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब होगा एक राष्ट्र के लिए संचार के महत्व का विश्लेषण करें। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका क्वेश्चन और ये वाला है आपका 2 नंबर का। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये हुआ 2 1 3 1 4 नंबर का ये हुआ। ठीक है दोस्तों, तो जो क्वेश्चन नंबर 12 था वो 4 नंबर का और जो क्वेश्चन नंबर 11 था वो भी 4 नंबर का। 4 4 8 नंबर का आपका सेक्शन डी हो गया। अब दोस्तों चलते हैं सेक्शन ई की तरफ। ठीक है दोस्तों, जो सबसे लास्ट वाला हमारा सेक्शन है अब उसकी तरफ हम चलते हैं। तो दोस्तों नीचे लिखा हुआ है जो हमारा सेक्शन सी है वो मैप स्किल बेस्ड क्वेश्चन होगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों क्वेश्चन पढ़ते हैं 13 का 13.1। On the given outline political map of India, identify the place marked as with the map with the help of following information and write its correct name on the line marked near it। इसका मतलब होगा दोस्तों भारत के राजनीतिक मानचित्र की दी गई रूपरेखा पर निम्नलिखित जानकारी की सहायता से, ठीक है, ए के रूप में चिन्हित स्थान की पहचान करें और उसके पास चिन्हित लाइन, ठीक है, चिन्हित लाइन पर उसका सही नाम लिखें। ठीक है, अब नीचे लिखा हुआ है दोस्तों द प्लेस वेयर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू वायलेंस। इसका मतलब होगा वह स्थान जहां हिंसा के कारण असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, इसको आपको जो वहाँ पे जो है क्या करना है, जो क्वेश्चन था उसको मैंने हिंदी में बता दिया। अब उसमें क्या करना है आपको जो है निशान लगाना है। ठीक है, निशान लगाना है और जो है उसको पहचान करना है। ठीक है, उसके पास लाइन लगाना है। अब दोस्तों चलते हैं 13.2 में लिखा है ऑन द सेम गिवन मैप ऑफ इंडिया लोकेट द फॉलोइंग, यानी भारत के उसी दिए गए मानचित्र पर निम्नलिखित का पता लगाएं। नंबर 1 है दोस्तों नाम रूप थर्मल प्लांट। ठीक है, और नीचे लिखा हुआ और करके नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। नंबर 2 है दोस्तों, दोनों में से कोई एक। नंबर 2 है दोस्तों राजा सांसी श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है दोस्तों, इस पर जाना है आपको। ये देखिए नीचे मैप लगा हुआ है, ये नीचे मैप है और आपको इसमें जो है निशानात लगाने हैं। ठीक है, खूब अच्छे दोस्तों आपको देखना है। ठीक है, खूब अच्छे से आप देख लें। ये जो क्वेश्चन होगा हमारा ये मैप बेस पे है, आप इसको कर लिए। ठीक है दोस्तों, अब नीचे लिखा हुआ है नोट करके दोस्तों द फॉलोइंग क्वेश्चन इज़ फॉर विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स ओनली इन, ठीक है, ल्यू ऑफ क्वेश्चन नंबर 13.1। ठीक है दोस्तों, ये उन लोगों के लिए है जिनकी आंखों में कोई परेशानी हो, उनके लिए ये क्वेश्चन है। चूँकि वो मैप में जो है उनको परेशानी होगी मैप भरने के लिए, उसमें पता लगाने के लिए, इसलिए उनके लिए नीचे वाला क्वेश्चन है 13.1। नेम द स्टेट वेयर द सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन 1927। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब है उस राज्य का नाम बताइए जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सत्र आयोजित किया गया था। ठीक है,
किया गया था 1927 में। ठीक है, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, उस राज्य का नाम बताइए जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सत्र आयोजित किया गया था सन 1927 में। ठीक है दोस्तों, आपको इसका आंसर बताना है जो 1 नंबर का है। नीचे लिखा हुआ है दोस्तों, नोट द फॉलोइंग क्वेश्चन आर फॉर विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स ओनली इन ल्यू ऑफ क्वेश्चन नंबर 13.2 अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस। ठीक है दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है, इसका मतलब है निम्नलिखित प्रश्न केवल दृष्टि बाधित उम्मीदवारों के लिए प्रश्न संख्या 13.2 के स्थान पर हैं, कोई भी 2 प्रश्न हल करें। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नीचे लिखा हुआ है, नेम द स्टेट वेयर नामरूप थर्मल प्लांट इज लोकेटेड। 1 नंबर का है, जिसका मतलब है, ठीक है, इसका मतलब मैं आपको समझा दे रहा हूँ, उस राज्य का नाम बताइए जहाँ नामरूप थर्मल प्लांट स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसका आपको नाम बताना है जहाँ पर स्थित है। अब जो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 13.3 में, नेम द स्टेट वेयर नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इज लोकेटेड। इसका मतलब है दोस्तों, उस राज्य का नाम बताइए जहां नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थित है। ठीक है दोस्तों, वहाँ का नाम बताना है आपको। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 13.4 में, नेम द सिटी वेयर राजा सांसी श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज लोकेटेड। इसका मतलब है दोस्तों, उस शहर का नाम बताइए जहां राजा सांसी श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये आपका आखिरी क्वेश्चन था जो आपको करना है। तो दोस्तों ये आपका जो क्वेश्चन पेपर था, सैम्पल पेपर, मैंने आपको समझा दिया और दोस्तों पूरी कोशिश किया हूँ कि आपको खूब अच्छे से समझ में आए। और दोस्तों अगर कोई कहीं कमी आपको लगी हो वीडियो में तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं कि क्या कमी है। और दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर कमेंट करके आप हमें बताएं, आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पेपर था जो मैंने आपके सामने बता दिया। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।